आज तो डैडी, मैं एक बिजनेस पार्टी में जा रहा हूँ। आज की मीटिंग आप अटेंड कर लीजिएगा। अहमद ने अपने बाप से बात करते हुए कहा और कलाई पर बांधी घड़ी को ठीक किया। बहुत देर के बाद अहमद में कुछ सकारात्मक बदलाव आया था। वो अहमद जो एक वक्त में बिल्कुल टूट चुका था, आज दोबारा से खुद को जिंदगी की तरफ लाया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली हकीकत आज उसके सामने आने वाली थी। चौधरी साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अगरचे वो पुरानी मुस्कुराहट तो नहीं थी, मगर कम से कम जिंदगी की चमक जरूर दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्यार से अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे खुशी है अहमद कि तुमने खुद को संभालने की कोशिश की है। जिंदगी कभी नहीं रुकती बेटा, हमें उसके साथ चलना पड़ता है। अहमद ने कड़वे से मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो जानता था कि वो जी नहीं रहा, बल्कि महज सांसों का बोझ उठा रहा है। उसने सूट पहना और इत्र लगाया। ये वही इत्र था जो हानिया को बहुत पसंद था। एक पल के लिए उसका हाथ हवा में रुक गया। बीते समय के दरवाजे खुलते ही यादों का एक तूफान उमड़ आया। 4 साल गुजर चुके थे, मगर जख्म आज भी उतना ही ताज़ा था जैसे ये कल की बात हो। मैं चलता हूँ डैडी। उसने खुद को यादों के भंवर से निकाला और तेज कदमों से चलता हुआ बाहर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइविंग सीट संभालते ही उसने गाड़ी को गियर लगाया और सड़क पर दौड़ दिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और सड़क की रोशनियां उसके अंदर के अंधेरे का मुंह चिढ़ा रही थीं। वो अपने दोस्त फराद के यहाँ बिजनेस पार्टी में जा रहा था। एक पल को सारी सोचें उसके दिमाग में थी। वो मोहब्बत जिसे उसने टूटकर चाहा था, वो परवाले ने उससे छीन ली थी, जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था। एक पल को गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए उसने अपने सर को झटका, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो इस सदमे से निकला था। लेकिन आज भी वही सोचें उसका पीछा करती थीं। हानिया सिर्फ उसकी कज़न नहीं थी, बल्कि उसकी मंगेतर थी और उसकी रूह का हिस्सा थी। उसे याद था वो मनहूस दिन जब हानिया अपने माता पिता के साथ फैमिली टूर पर गई थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे रुखसत हुए थे, लेकिन वापसी पर सिर्फ खबर आई थी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ या ड्राइवर की गलती थी। कोई नहीं जानता था। गाड़ी पहाड़ों से नीचे खाई में जा गिरी। रेस्क्यू वालों को सिर्फ गाड़ी का मलबा मिला था। न हानिया की लाश मिली, न उसके माँ बाप की। ये हादसा गर्देजी खानदान पर कयामत बनकर टूटा था। अहमद तो जैसे जिंदा लाश हो गया था। उसने पहाड़ों का हर कोना छान मारा, मगर हानिया का कोई निशान न मिला। आखिरकार सबने मान लिया कि नदी की लहरें उन्हें बहा ले गईं, मगर अहमद का दिल आज तक ये मानने को तैयार नहीं था कि हानिया उसे छोड़कर जा चुकी है। गाड़ी फरहाद के बंगले के बाहर रुकी तो अहमद ने गहरा सांस लेकर खुद पर नियंत्रण के पहरे बिठाए। आज उसे दुनिया को दिखाना था कि मीर अहमद गर्देजी वापस आ गया है। वो गाड़ी से उतरा तो पोर्च में महंगी गाड़ियों की कतारें लगी थीं। अंदर से संगीत की मधुर आवाज आ रही थी। फरहाद जो दरवाजे पर ही मेहमानों का स्वागत कर रहा था, अहमद को देखते ही हिल उठा। वो आगे बढ़ा और अहमद को गले लगा लिया। यार अहमद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई आए हो। मैं तो समझा था तुम आखिरी वक्त पर इनकार कर दोगे। फरहाद ने खुशी से कहा। अहमद ने मुश्किल से मुस्कान फैलाई। तुमने बुलाया था, इनकार कैसे करता। वैसे भी अब मैंने फैसला कर लिया है कि कारोबार पर ध्यान दूंगा। डैडी अकेले कब तक सब संभालेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है यार। आओ अंदर चलते हैं, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। फरहाद उसे लेकर हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ शहर के नामी बिजनेसमैन मौजूद थे। हर तरफ हंसी मजाक और बातों का शोर था। अहमद को ये माहौल अजनबी लग रहा था। वो कभी इन महफिलों की जान हुआ करता था, मगर अब वो किसी कोने में अकेला बैठना पसंद करता था। लोग उससे मिल रहे थे और वो मुस्कुराहट के साथ सबका जवाब दे रहा था। उसकी आंखें किसी को तलाश नहीं कर रही थीं, क्योंकि जिसे वो तलाश करता था वो तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो एक साइड पर खड़ा जो उसका ग्लास हाथ में लिए फरहाद की बातें सुन रहा था। फरहाद उसे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, मगर अहमद का ध्यान बटा हुआ था। वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। उसका दिल कर रहा था कि अभी यहाँ से निकल जाए और अपने कमरे की तन्हाई में जाकर
हानिया की तस्वीर से बातें करे। शायद वो ये बात मान चुका था कि जिंदगी ने जो उसके साथ किया है उसे मान लेना चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ बातों में व्यस्त था जब अचानक हॉल में हलचल हुई। वेटर इधर उधर घूम रहे थे। इन्हीं में एक लड़की सर झुकाए हाथों में जूस की ट्रे थामे मेहमान की सेवा में व्यस्त थी। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, शायद धूल की एलर्जी या किसी और वजह से, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर जमी हुई थीं। वो लड़की चलती हुई अहमद के करीब आई। शायद वो बहुत थकी हुई थी या फिर कालीन में उसका पाँव उलझा। उसके हाथ से ट्रे का संतुलन बिगड़ा। संभल के फरहाद ने आवाज दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रे से एक बड़ा गिलास लड़खड़ाया और सीधा अहमद के कीमती सूट पर जा गिरा। लाल रंग का जूस अहमद की सफेद शर्ट और कोट पर बदनुमा दाग की तरह फैल गया। ठंडा महसूस होते ही अहमद चौंक उठा। वो लड़की जो सब में जूस बांट रही थी, उसके कपड़ों पर यूं जूस गिरते ही वो कांप उठी थी। उसके हाथ से ट्रे गिरकर जमीन पर गिरी और कांच टूटने की आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया और सबकी नजरें उसकी तरफ जम गईं। अहमद का गुस्सा, जो पहले ही जिंदगी की कड़वाहट की वजह से हर वक्त नाक पर रहता था, इस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से लाल पीला होता लड़खड़ाया। उसने अपनी शर्ट को झटका और उस लड़की की तरफ देखा जो डर से कांप रही थी। अंधी हो क्या तुम, बेवकूफ लड़की? दिखाई नहीं देता? तुम मुझे 6 फुट का बंदा मीर अहमद गर्देजी सामने खड़ा है और तुमने सारा जूस मेरे ऊपर गिरा दिया। अहमद चीखा। उसकी आवाज हॉल में गूंजी। वो लड़की और सुकड़ गई। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला। लड़की की आवाज कांप रही थी। उसने झुककर कांच समेटने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने गुस्से से उसके हाथ पर ठोकर मारी। रहने दो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लापरवाही करने की? तुम्हें पता है ये सूट कितना कीमती है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। अहमद का पारा हाई था। फरहाद ने आगे बढ़कर अहमद को शांत करने की कोशिश की। अहमद, छोड़ो यार, गरीब है, गलती हो गई इससे, तुम वॉशरूम जाकर साफ कर लो। नहीं फरहाद, ये इन लोगों की आदत हो गई है, कामचोर और लापरवाह लोग, इन्हें सबक सिखाना पड़ता है। अहमद ने अपने दोस्त के सामने उस लड़की को डांटना शुरू कर दिया। वो लड़की लगातार माफिया मांग रही थी और उसका सर झुका हुआ था। मेरी तरफ देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ, अहमद ने हुक्म दिया। लड़की ने डरते डरते अपना सर उठाया। उसकी आंखों में डर के साए लहरा रहे थे। जैसे ही उसकी निगाह अहमद गर्देजी के गुस्से भरे चेहरे पर पड़ी और अहमद की नज़र उस लड़की की आंखों से टकराई, तो दोनों एक पल को हैरान हो गए। वक्त जैसे थम गया। अहमद के लबों पर शब्द जम गए। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका घमंड, सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया। वो हक्का बक्का निगाहों से सामने खड़े व्यक्ति को देख रहा था। वो आंखें, वो हीरे से चमकती हुई आंखें, वो डरा हुआ अंदाज। ये आंखें उसके लिए अजनबी नहीं थी। ये वो आंखें थीं जिनमें उसने अपनी पूरी दुनिया बसाई हुई थी। अहमद का दिल जोर से धड़का। उसके गले में कांटे चुभने लगे। हानिया, उसके लबों से बेखुद निकला। ये फुसफुसाहट जैसी आवाज सिर्फ उस लड़की और करीब खड़े फरहाद ने सुनी थी, क्योंकि ये वही हानिया थी जिसकी जुदाई का गम वो आज तक मना रहा था, जिसकी जुदाई में उसने जिंदगी के 4 साल गुजारे थे। 4 साल वो एक धोखे में रहा था। आज वो जिंदा सलामत उसके सामने खड़ी थी। अहमद को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। क्या ये मेरा वहम है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? अहमद ने सोचा। उसने आंखें झपककर दोबारा देखा। लड़की के चेहरे पर अगरचे डर था और लिबास बहुत साधारण नौकरों वाला था, मगर वो नैन नक्श थे जिन्हें अहमद कभी भूल नहीं सकता था। तुम? अहमद ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा ताकि यकीन कर सके कि यह हकीकत है, लेकिन जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया, वो लड़की ऐसे पीछे हटी जैसे उसे करंट लगा हो। उसकी आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, बल्कि सिर्फ दहशत थी। वो वहां से मुड़ी और भाग खड़ी हुई। रुको, सुनो! अहमद चिल्लाया। वो उसके पीछे भागना चाहता था, मगर फरहाद ने उसे कंधे से पकड़ लिया। अहमद, क्या कर रहे हो? होश में आओ, सब देख रहे हैं। छोड़ो मुझे फरहाद, वो हानिया थी, तुमने देखा नहीं? वो हानिया थी, मेरी हानिया। अहमद पागलों जैसा उसकी तरफ देख रहा था, जिधर वो लड़की भीड़ में गायब हुई थी। उसके दोस्त ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए ख्यालों से बाहर निकाला और कहा,
सॉरी यार, वो बेचारी गरीब नौकरानी है। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा सूट खराब हुआ है, लेकिन इतना रिएक्ट मत करो। फरहाद उसे समझा रहा था कि शायद अहमद अभी तक जूस गिरने पर गुस्से में है। वो नहीं जानता था कि अहमद पर तो कयामत टूट पड़ी है। तुम समझे नहीं फरहाद, वो लड़की, वो हानिया है, वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। अहमद की आवाज में एक अजीब से यकीन की हालत थी। फरहाद ने हैरत से अहमद को देखा। उसे लगा शायद अहमद को सदमे की वजह से फिर से दौरे पड़ रहे हैं। अहमद, तुम होश में तो हो? हानिया को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। वो लड़की हानिया नहीं हो सकती। शक्लें मिलती हैं दुनिया में, ये महज एक संयोग है। कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है ये? उसने उसकी तरफ देखते हुए अपने दोस्त से सवाल किया जिधर से वो भागी थी। अहमद का लहजा गुस्से वाला नहीं बल्कि जांच करने वाला और बेचैन था। यार, ये बेचारी गरीब नौकरानी है, यहाँ हमारे पास ही कई सालों से काम कर रही है। इसका नाम फिजा है। बेचारे के बूढ़े माँ बाप हैं और बहुत गरीब है। हमारे घर के पिछले क्वार्टर में नहीं रहती, बल्कि शहर के दूसरे कोने में कच्ची बस्ती में रहती है। आज पार्टी के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत थी तो इसे बुला लिया था। फरहाद ने विस्तार से बताया। फिजा? अहमद ने नाम दोहराया। नहीं, ये फिजा नहीं हो सकती। ये हानिया। मैं इसे हजारों के मजमे में भी पहचान सकता हूँ। इसकी आंखों में वही डर था जो हानिया की आंखों में होता था जब वो बिजली कड़कते से डरती थी। मुझे इससे मिलना है, अभी और इसी वक्त। लेकिन मीर अहमद को जरा यकीन नहीं आ रहा था। वो एक नज़र में उसे देखते ही पहचान गया था। ये कोई और नहीं, उसकी वही हानिया थी जिसे उसने अपनी जिंदगी बनाया था। ये इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी और उसके बचपन की मंगेतर उसकी चाचाजाद हानिया थी। वो कैसे इतने गरीब लिबास में हो सकती है? और ये फिजा नाम का क्या नाटक है? अहमद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर वो जिंदा थी तो वापस क्यों नहीं आई? ये माँ बाप कौन हैं जिनका फरहाद जिक्र कर रहा है? उसके असली माँ बाप तो उसके साथ ही हादसे का शिकार हुए थे। सवालों का एक तूफान था जो अब सिर्फ उस लड़की के पास था। उसका घर कहाँ है यार, कहाँ है? कहाँ ना? छोड़ दो। अहमद गर्देजी ने फरहाद का गिरेबान पकड़ने वाले अंदाज में कहा। उसकी आंखों में जुनून था। फरहाद घबरा गया। अहमद, तुम क्या करने वाले हो? देखो, वो शरीफ लोग हैं। तुम वहां जाकर कोई तमाशा मत बनाना। हो सकता है कि तुम गलत फहमी का शिकार हो। मुझे उसके घर का पता चाहिए, अभी इसी वक्त। उसने दांत पीसकर कहा। उसके दोस्त को ये लगा शायद ये बंदा सजा देना चाहता है कि उसने कपड़े खराब किए। देखो यार, वो गरीब है। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं इसके पैसे कटवा दूंगा। तुम जाने दो। तुम्हें मैंने कहा कि मुझे उसका पता दो, वरना मैं तुम्हारी पूरी पार्टी को उलट दूंगा। अहमद की आवाज बुलंद हुई। आसपास के लोग ध्यान देने लगे। अहमद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस पूरी पार्टी में दोबारा से उसे हानिया नजर नहीं आई। वो शायद पिछले दरवाजे से निकल गई थी। अहमद का दिल डूब रहा था। अगर वो हाथ से निकल गई तो शायद फिर कभी ना मिल सके। फरहाद ने अहमद की हालत देखी तो हार मान ली। उसने जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाया और उस लड़की का पता मंगवाया। ये लो पता। लेकिन अहमद, मैं फिर कह रहा हूँ, संभल कर। वो एक लड़की है। अहमद ने कागज का टुकड़ा उसके हाथ से छीना। उसने एक नज़र पते पर डाली और बिना कोई जवाब दिए वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। खुशी और गम की मिली जुली हालत थी। हानिया जिंदा, हानिया जिंदा। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में उस पते की तरफ रवाना हो गया जो कागज पर लिखा था। वो जानना चाहता था कि अगर वो जिंदा है तो इन 4 सालों में वो कहाँ थी? उसने अहमद से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वो अपनी याददाश्त खो चुकी है या फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? गाड़ी सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। अहमद की आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब वो लड़की जूस गिरने के बाद डर कर उसे देख रही थी। मैं आ रहा हूँ हानिया। अगर तुम मुझसे छुपना चाहती हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा। अहमद ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। आज की रात बहुत भारी थी और बहुत से राजों से पर्दा उठने वाला था। वो नहीं जानता था कि मंजिल पर पहुंचकर उसे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन अब वो हर हाल में सच जानना चाहता था। अहमद की गाड़ी शहर के पोश इलाके से निकलकर तंग और अंधेरी गलियों में दाखिल हो चुकी थी।
कच्ची सड़कों पर गाड़ी के टायरों की रगड़ एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। वो बार बार उस कागज के टुकड़े को देख रहा था जिस पर वो पता दर्ज था जो उसकी जिंदगी की खोई हुई डोर का सिरा था। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। हर गुजरता पल उसकी जिज्ञासा और बेचैनी का इजाफा कर रहा था। आखिरकार गाड़ी एक बहुत खस्ता हाल मकान के सामने जाकर रुक गई। ये एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और लकड़ी का पुराना दरवाजा अपनी जर्जरता की दास्तान सुना रहा था। अहमद ने गाड़ी बंद की और बाहर निकला। उसके कीमती जूते इस कच्ची मिट्टी में अजीब लग रहे थे, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ उस दरवाजे पर जमी हुई थीं। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर कोई जवाब ना आया तो उसने बेताबी से दोबारा दरवाजा खटखटाया। उसके अंदर का तूफान उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। कौन है? अंदर से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। अहमद का दम घुटने लगा। ये वही आवाज थी, वही मिठास जिसके लिए उसके कान तरस गए। दरवाजा खोलो, अहमद ने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज में कपकपी थी। कुंडी खोलने की आवाज आई और लकड़ी का दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। सामने वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले पार्टी में उस पर जूस गिराया था। हानिया ने जैसे ही सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अहमद को यहाँ अपने दरवाजे पर देखकर पत्थर की हो गई। तुम? हानिया के लबों से निकला और फौरन दरवाजा बंद करने लगी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, छुप जाना चाहती थी, मगर अहमद ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे को रोक लिया। भागने की कोशिश मत करना हानिया, अब बहुत हो चुका। अहमद ने दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल दिया। हानिया पीछे की तरफ लड़खड़ाई। उसकी आंखों में डर के साए लहरा रहे थे। आप गलत जगह आ गए हैं साहब। मेरा नाम हानिया नहीं है। जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हानिया ने कांपती हुई आवाज में कहा और अपनी नजरें चुरा ली। वो अहमद की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अहमद ने एक कदम आगे बढ़ाया और हानिया का बाजू थाम लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि हानिया दर्द से कर्रा उठी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो हानिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? 4 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारी याद में। मैं अंधा नहीं हूँ हानिया। ये आंखें, ये चेहरा, ये आवाज, सब कुछ मेरी हानिया का है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अहमद की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। वो उसे झंझोड़ रहा था। छोड़ो मुझे, आपको गलतफहमी हुई है। मैं फिजा हूँ, मैं गरीब लड़की हूँ। मेरा आप जैसे अमीर लोगों से कोई संबंध नहीं। ऊपर वाले के लिए तमाशा मत बनाएं, हानिया ने रोते हुए कहा और अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। फिजा, कैसे नाम रख लिया तुमने अपना? तुम हानिया हो, मेरी हानिया, मेरी मंगेतर, और मैं आज तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अहमद की दीवानगी चरम पर थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके सामने खड़ी होकर अपनी पहचान से इनकार कर रही है जिसे उसने टूटकर चाहा था। अचानक घर के अंदर से एक बुजुर्ग और एक बूढ़ी औरत बाहर निकल आईं। शायद शोर सुनकर वो जाग गए थे। कौन हो तुम? और छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा और तेजी से आगे बढ़कर अहमद का हाथ हानिया के बाजू से हटाने की कोशिश की। उनकी आवाज में एक बाप का दर्द और गुस्सा था। अहमद ने बुजुर्ग का सम्मान करते हुए हानिया का हाथ छोड़ दिया। वो पीछे हटा और हानिया फौरन से भागकर उस बुजुर्ग के पीछे छुप गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी। अब्बा जी, इसे कहें यहाँ से चला जाए। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। हानिया ने सिसकते हुए अपने मुंह बोले बाप से कहा। अहमद को उसके इस अंदाज पर गहरी हैरत हुई। वो लड़की जो उसके बगैर सांस भी नहीं लेती थी आज उसे अजनबी बनाकर पेश कर रही थी। बेटा, तुम शक्ल से तो किसी शरीफ घराने के लगते हो, मगर तुम्हारी हरकतें ये नहीं बता रही। हम गरीब लोग हैं, हमारी इज्जत है, हमारा सब कुछ है। क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? बुजुर्ग ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा। उनकी आंखों में सवाल था। अंकल जी, मैं किसी की इज्जत उछालने नहीं आया, मैं अपना हक लेने आया हूँ। ये लड़की जिसे आप अपनी बेटी कह रहे हैं, ये मेरी बीवी है, मेरी कजिन हानिया। ये 4 साल पहले गुम हो गई थी और हम इसे मुर्दा समझ बैठे थे। अहमद ने बहुत गंभीरता और दर्द भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग और उनकी बीवी दोनों हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये हमारी बेटी है।
फिजा, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बुजुर्ग ने नकार में सर हिलाया। आप अच्छी तरह से जानते हैं अंकल जी कि आपकी बेटी नहीं है। जरा गौर से देखें, क्या इसके नैन नक्श आपसे मिलते हैं? क्या ये इस माहौल की लगती है? ये झूठ बोल रही है और शायद किसी मजबूरी की वजह से आप भी इसका साथ दे रहे हैं। अहमद ने दलील दी। बुजुर्ग एक पल के लिए खामोश हो गए। उन्होंने मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर हानिया की तरफ, जो सर झुकाए खड़ी थी। आओ बेटा, तुम यहाँ बैठो। बुजुर्ग ने कमरे में पड़ी दो टूटी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा किया। अहमद खामोशी से जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने हानिया को अंदर जाने का इशारा किया और खुद अहमद के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। अब बताओ बेटा, तुम कौन हो? तुम्हें क्यों लगता है फिजा तुम्हारी बीवी है? बुजुर्ग ने नरमी से पूछा। उन्हें अहमद के लहजे की सच्चाई ने प्रभावित किया था। मेरा नाम मीर अहमद गर्देजी है और मैं इस शहर का बिजनेसमैन हूँ। 4 साल पहले ये लड़की अपने माता पिता के साथ सफर पर गई थी। इनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। लाशें नहीं मिली थी। हम समझे सब खत्म हो गया, मगर आज इसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये बच गई है। अब आप सच बताएं अंकल जी, आपको ये कहाँ से मिली थी? अहमद ने सवालिया नजरों से बुजुर्ग को देखा तो बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और अपने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा कि आंखों में बीते समय की परछाइयां उतर आईं। तुम सच कहते हो बेटा, ये हमारी सगी औलाद नहीं, हम बे औलाद थे और ऊपर वाले से हमेशा औलाद की दुआ मांगते थे। एक दिन हम मियाँ बीवी अपने गांव से लौट रहे थे कि रास्ते में नदी के किनारे झाड़ियों में हमें ये लड़की बहुत जख्मी हालत में मिली थी। बुजुर्ग की बात सुनकर अहमद का दिल उछलकर गले में आ गया। उसका शक यकीन में बदल चुका था। फिर क्या हुआ अंकल जी? अहमद ने बेताबी से पूछा। इसके सर पर गहरी चोट थी, ये बेहोश थी। हम इसे उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे होश आया तो इसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आई है। इसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि इसके वारिसों का पता चलाएं, मगर कुछ मालूम ना हो सका। फिर हम इसे अपने घर ले आए। हमने इसे अपनी बेटी बना लिया और इसका नाम फिजा रख दिया। ये पिछले 4 सालों से हमारे पास है और अब ये हमारी जान है। इसने हमारी गरीबी में हमारा साथ दिया और हमें माँ बाप का दर्जा दिया। बुजुर्ग की आवाज़ भर आ गई। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। तो ये वजह थी याददाश्त खोना, इसलिए वो वापस नहीं आई। अंकल जी, ऊपर वाला आपको इसकी नेकी का बदला दे। आपने मेरी अमानत की हिफाजत की, मगर अब मैं इसे लेने आया हूँ। वो मेरी हानिया है, मेरी मोहब्बत, मैं इसके बगैर अधूरा हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार इससे मिलने दें। मैं इसका पति हूँ और वो मेरी निकाह है। आप हमें अलग नहीं कर सकते। अहमद ने विनती की। उसके लहजे में ऐसी तड़प थी कि पत्थर भी पिघल जाए। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा। वो अहमद के चेहरे पर लिखी हुई सच्चाई पढ़ सकते थे। देखो बेटा, अगर वो वाकई तुम्हारी बीवी है तो हम तुम्हें रोकने वाले कौन होते हैं? मगर वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। उसकी याददाश्त अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई। अगर तुम उसे जबरदस्ती ले गए तो वो शायद बर्दाश्त न कर सके। लेकिन तुम कहते हो तो मैं उसे बुलाता हूँ, तुम खुद ही उससे बात कर लो। बुजुर्ग ने निर्णायक अंदाज में कहा और अपनी बीवी को इशारा किया कि हानिया को बुलाए। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर में हानिया दोबारा से बाहर आई। वो अभी भी डरी हुई लग रही थी और उसने अपना दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ रखा था। बेटी, ये साहब कहते हैं कि ये तुम्हारे पति हैं और सच तो ये है कि हम भी नहीं जानते तुम कौन हो। शायद यही तुम्हारा असल ठिकाना हो। बुजुर्ग ने प्यार से हानिया के सर पर हाथ रखा। नहीं अब्बा जी, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। हानिया ने रोते हुए बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। अहमद ये मंजर देखकर तड़प उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। हानिया, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं? वो हमारा बचपन, वो हमारा निकाह, वो वादे, क्या ये सब कुछ भूल गई तुम? गाड़ी का एक्सीडेंट याद करो। हानिया, पहाड़ों से गिरना याद करो। अहमद धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। हानिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मत बोलो ये सब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। तुम्हारे माँ बाप इस हादसे में मारे गए, सिर्फ तुम बची हो और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारा अहमद हूँ। अहमद,
अब बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। बुजुर्ग ने खामोशी से वहां से उठकर अंदर जाने का फैसला किया ताकि ये दोनों खुलकर बात कर सकें। कमरे में अब सिर्फ अहमद और हानिया रह गए। हानिया ने नजरें उठाकर अहमद को देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हानिया, तुम मेरी हानिया हो, लेकिन क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें अपने घर का पता नहीं मालूम था? क्यों नहीं तुम वापस आई? अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। हानिया का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इस बार उसने हाथ नहीं छुड़ाया। हानिया इस पल उसकी तरफ मुड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। देखो अहमद, चले जाओ यहाँ से। मैं हानिया ही हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब मैं कुछ और नहीं खोना चाहती। तुम मेरे बीते समय का हिस्सा हो और वो बीता समय बहुत दर्दनाक है। हानिया ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया। अहमद को लगा जैसे उसकी सांसें बहाल हो गईं। तुम्हें सब याद है? तुम नाटक कर रही थी? अहमद ने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे याद है, सब कुछ याद है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। हानिया ने रोते हुए कहा। क्यों हानिया, आखिर क्यों? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था? अहमद ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद के करीब किया। उसकी आंखों में हजारों शिकवे थे। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम बस चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। हमारे बीच एक निकाह का रिश्ता है, वो आज खत्म कर जाओ। हानिया ने मुंह फेरकर बेरहमी से कहा। अहमद को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। निकाह का नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और तुम भी करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत में ये नहीं मानता, तुम ऐसे नहीं बदल सकती। जानता हूँ माँ बाप की मौत ने तुम्हें तोड़ दिया होगा, मगर मैं तो जिंदा था ना, मैं तुम्हारा सहारा बनता। अहमद की आवाज़ भर गई। मेरे मामा और डैडी मर चुके हैं। मार दिया उसने मेरे मामा डैडी को। किसने मारा हानिया? प्लीज़ मुझे बताओ, वो कौन है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो? हानिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अंदर का बोझ फटने को तैयार था। तुम नहीं समझोगे अहमद, वो ताकतवर लोग हैं, वो तुम्हें भी मार देंगे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। मैंने खुद को मुर्दा दिखाया। कौन है वो लोग? मुझे नाम बताओ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नाम बताओ हानिया। अहमद ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क उठी थी। हानिया ने कांपते होठों के साथ वो नाम लिया जो अहमद के वहमो ख्याल में भी नहीं था। फारिहा, हानिया ने मुश्किल से कहा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं फारिहा। अहमद गर्देजी हक्का बक्का रह गया। फारिहा उसकी तायाजाद कजिन थी, जो कि इन दोनों के माँ बाप के सौतेले भाई की बेटी थी। वो हमेशा से घर में मौजूद थी, हंसती मुस्कुराती, सबसे घुली मिली हुई। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सांप उनकी आस्तीन में ही छुपा हुआ था। फारिहा अहमद गर्देजी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अहमद हानिया को पसंद करता था और ये बात सब जानते थे। मगर फारिहा इस हद तक गिर सकती है, ये कोई नहीं जानता। उसने हानिया को कई बार धमकी दी। हानिया ने अहमद को बता दिया, लेकिन अहमद ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। सच में उसने उसके माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था कि हानिया ना रहे। इसमें उसके ताया भी शामिल था। ताया हानिया के बाप की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था ताकि हानिया भी न रहे और उसके माँ बाप भी और संपत्ति उसके बाप के पास आ जाए। फायदा फारिहा के पास था। हानिया एक सांस में सब कुछ बोल गई थी। वो सालों का बोझ अपने सीने से उतार रही थी। वो लोग आज भी मेरे पीछे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे मार देंगे और तुम्हें भी। हानिया डर से पागल हो गई। अहमद का खून खौल उठा था। उसके हाथ मुट्ठियां बंद हो गई थीं। अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत खेल लिया उन्होंने खून का खेल, अब हिसाब देने का वक्त आ गया। चलो मेरे साथ। अहमद ने निर्णायक अंदाज में हानिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। नहीं अहमद, मैं नहीं जाऊंगी, वो लोग खतरनाक हैं। हानिया ने विरोध कहा। मैं कह रहा हूं ना, चलो। आज के बाद तुम इन गलियों में नहीं रहोगी। तुम्हारा घर वो है जहां मैं हूँ। रही बात फारिहा और ताया जान की, तो उनका इंतजाम मैं करूंगा। अब मीर अहमद गर्देजी जाग चुका है। अहमद रुका नहीं, लेकिन हानिया जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुड़कर घर की तरफ देखने लगी। ये माँ बाप जिन्होंने मुझे इस वक्त सहारा दिया जब मैं बिल्कुल बेसहारा थी, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन्होंने मेरी जान बचाई। अहमद, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। हानिया रो रही थी। अहमद ने उसकी बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया
उसने एक नज़र उस टूटे हुए घर पर डाली, फिर हानिया पर। तुम ठीक कहती हो, एहसान का बदला एहसान है। ये अब अकेले नहीं रहेंगे, ये भी हमारे साथ जाएंगे। आज से ये भी मेरा खानदान है। अहमद ने आगे बढ़कर बुजुर्ग को आवाज़ दी। वो दोनों मियाँ बीबी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। अहमद ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया और गाड़ी में बिठाया। हानिया अब संतुष्ट थी कि उनके मददगार उसके साथ हैं। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रात का आखिरी पहर था और सुबह होने वाली थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अहमद और हानिया की जिंदगी की अंधेरी रात खत्म होकर अब एक रोशन सुबह का आगाज होने वाला था। लेकिन इस सुबह से पहले एक बहुत बड़ा तूफान इनका इंतजार कर रहा था, जहां उसे अपनों के रूप में छुपे दुश्मनों का सामना करना था। सुबह की पहली किरण फूटते ही अहमद की गाड़ी हवेली के बड़े मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने गेट खोलते ही हैरत से गाड़ी में बैठे अजनबी चेहरे को देखा, मगर अहमद का सख्त चेहरा देखकर उसे कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो अहमद ने एक लंबा सांस लिया और साथ बैठी हानिया की तरफ देखा, जो अपने हाथों को जोर से मसल रही थी। उसके चेहरे पर डर और अनिश्चितता का बादल मंडरा रहे थे कि हवेली के लोग उसे किस तरह स्वीकार करेंगे, खास तौर पर जब वो 4 साल से गायब थी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं हानिया, ये तुम्हारा घर है और अब यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अहमद ने उसका हाथ थपथपाते हुए बहुत नरम लहजे में उसे ढटास दी। हानिया ने इस बात में सर हिलाया और पीछे बैठते अपने मुंह बोले माता पिता की तरफ देखा, जो इस शानदार हवेली को देखकर सहमे हुए थे। आइए अंकल जी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे मददगार हैं। अहमद ने गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग का दरवाज़ा खोला और सम्मान से उन्हें बाहर आने को कहा। जैसे ही वो सब पौर से निकलकर लाउंज के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े, अंदर का माहौल ही बदल गया। लाउंज में अहमद के पिता चौधरी साहब और माँ बेगम जरीना परेशानी की हाल में टहल रहे थे, क्योंकि अहमद रात भर घर नहीं आया था और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर देखा। सामने खड़े अहमद को देखकर बेगम जरीना की तो जान में जान आई और वो तेज़ी से आगे बढ़ी। अहमद, तुम कहाँ थे बेटा? सारी रात हम कितने परेशान रहे और फ़ोन भी बंद था तुम्हारा, बेगम जरीना ने शिकायत करते हुए कहा। लेकिन अचानक उनकी नज़र अहमद के पीछे छुपी हुई लड़की पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ी थी। एक पल के लिए बेगम जरीना के कदम वहीं जम गए। उनका दिल जोर से धड़का। वो शक्ल, वो कद काठी, वो अंदाज, सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि उनकी सांसें रुकने लगीं। अम्मी, ज़रा देखें तो कौन वापस आया है? अहमद ने हानिया को सामने करते हुए कहा, तो उसकी आवाज़ में खुशी और दर्द का अजीब सा मिश्रण था। हानिया ने धीरे से अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। चची जान, हानिया के लबों से निकला ये जुमला बेगम जरीना के दिल पर जाकर लगा। हानिया, मेरी बच्ची, क्या ये तुम हो? बेगम जरीना की आवाज़ लरज उठी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चौधरी साहब भी अपने जगह से उठ खड़े हुए और हक्का बक्का होकर सामने देखने लगे। हाँ चची जान, मैं हानिया हूँ, मैं जिंदा हूँ। हानिया फूट फूट कर रो पड़ी और दौड़कर अपनी चची के गले लग गई। बेगम जरीना ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लाउंज में हिचकियां और सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। या ऊपर वाले, तेरा शुक्र है ये कोई सपना तो नहीं, मेरी हानिया वापस आ गई। बेगम जरीना बार बार उसका हाथ चूम रही थीं। चौधरी साहब ने भी आगे बढ़कर कांपते हाथों से हानिया के सर पर हाथ रखा। बेटा, हम तो तुम्हें मुर्दा समझ बैठे थे, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम कहाँ थी इतने साल? चौधरी साहब की आवाज़ भर आ गई। अहमद ने आगे बढ़कर अपने बाप को सहारा दिया। डैडी, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल आप इनसे मिलें। ये वो फरिश्ते हैं, जैसे इंसान हैं, जिन्होंने हमारी हानिया को उस वक्त पनाह दी जब इसका कोई नहीं था। अहमद ने बुजुर्ग जोड़े की तरफ इशारा किया। चौधरी साहब और बेगम जरीना ने बहुत कृतज्ञता से उन गरीब मियाँ बीवी को देखा और उनके हाथ थाम लिए। आप लोगों का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, चौधरी साहब ने बुजुर्ग को गले लगाते हुए कहा। तो बुजुर्ग ने विनम्रता से सर झुका दिया। चौधरी साहब, ये तो ऊपर वाले की अमानत थी, हमने बस इसकी हिफाजत की है। ये बच्ची बहुत नेक है,
घर का माहौल भावुक था, हर आंख नम थी, लेकिन हवेली के ऊपरी हिस्से में कोई और भी था जिस पर ये मंजर बिजली बनकर गिरा था। फारिहा, जो सुबह की चाय पीने के लिए नीचे आ रही थी, सीढ़ियों के बीच में ही रुक गई। उसने नीचे लाउंज में खड़ी हानिया को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसके हाथ से चाय का कप छूटा और कालीन पर गिरकर लुढ़क गया, मगर उसे होश नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गई थी, इसकी लाश नहीं मिली थी, लेकिन गाड़ी तो खाई में गिरी थी। फारिहा का गला सूख गया, डर ने उसे जकड़ लिया। अगर हानिया जिंदा है तो इसका मतलब है कि उनका राज खुल जाएगा। वो उल्टे कदमों वापस भागी और अपने बाप ताया फुरकान के कमरे में घुस गई। अब्बा, गजब हो गया, मारे गए हम। फारिहा हाफ रही थी। ताया फुरकान, जो अखबार पढ़ रहे थे, बेटी की हालत देखकर घबरा गए। क्या हुआ फारिहा, क्यों चीख रही हो सुबह सुबह? अब्बा, वो जिंदा है। हानिया, हानिया जिंदा है, वो नीचे अहमद के साथ खड़ी है। फारिया ने कांपती आवाज में खबर सुनाई। ताया फुरकान के हाथ से अखबार गिर गया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हानिया 4 साल पहले मर चुकी है। हमने खुद गाड़ी की ब्रेक फेल करवाए थे। ये असंभव है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब्बा, वो नीचे खड़ी है और अहमद उसे लेकर आया है। इसका मतलब अहमद सब जान चुका है। अब्बा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, पुलिस आएगी, हमें जेल हो जाएगी। फारिहा डर से पागल हो रही थी। ताया फुरकान फौरन खड़े हुए और कमरे में चक्कर काटने लगे। अगर अहमद उसे लेकर आया तो यकीनन हानिया ने उसे सब बता दिया होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। फारिहा, फौरन इसी वक्त, इससे पहले कि अहमद कोई कार्रवाई करे, हमें देश ही छोड़ना होगा। ताया ने अलमारी की तरफ दौड़ लगाई और तेजी से नकदी और जेवरात एक बैग में भरने लगे। फारिहा भी अपने कमरे की तरफ भागी ताकि अपना पासपोर्ट और ज़रूरी सामान उठा सके। डर उनके नसों पर सवार था। उन्हें हर कदम पर पुलिस के जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नीचे लाउंज में अहमद की नज़रें सीढ़ियों की तरफ ही थीं। वो जानता था कि साहब बाहर ज़रूर निकलेंगे। बस हानिया को सोफे पर बिठाया और अपनी माँ से कहा, अम्मी, आप हानिया और इन बुजुर्ग का ख्याल रखें। मैं ज़रा ताया जान और फारिहा से मिलकर आया। इन्हें भी तो खुशखबरी सुनानी है कि इनकी लाडली कजिन वापस आ गई है। अहमद के लहजे में ऐसी तीखी थी कि चौधरी साहब चौंक उठे। अहमद, तुम्हारा लहजा इतना सख्त क्यों है बेटा? और तुम इन्हें क्या खुशखबरी सुनाने जा रहे हो? डैडी, आप नहीं जानते, हानिया गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। और ये कोशिश किसी और ने नहीं, बल्कि आपके भाई और भतीजे ने की है। अहमद ने बम फोड़ा और बेगम जरीना सदमे में आ गए। हानिया ने मुंह छुपा लिया। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? होश में तो हो? चौधरी ने दीवार का सहारा लिया। मैं बिल्कुल होश में हूँ डैडी। हानिया के माँ बाप का कत्ल एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, संपत्ति हथियाने की और फारिहा को मुझसे शादी करने की, मगर ऊपर वाले ने इनकी चाल उलट कर दी। अहमद ये कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक ऐसा तेज था जो किसी तूफान से कम नहीं था। जब वो ऊपर पहुंचा तो फारिहा और ताया फुरकान बैग उठाए चोरों की तरह पिछली सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी है ताया जान? अभी तो मेहमान आए हैं, उनसे मिले बगैर ही जा रहे हैं। अहमद की गरजदार आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। फारिहा और ताया फुरकान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो पलटे तो सामने अहमद दीवार बनकर खड़ा था। वो बेटा, हम जरा जरूरी काम से जा रहे हैं, बाद में मिल लेंगे। ताया फुरकान ने लड़खड़ाती जुबान से बहाना बनाया। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको जेल जाने से बचा सकेगा? अहमद ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। फारिहा ने अहमद के कदमों में गिरने की कोशिश की। अहमद, मुझे माफ कर दो, ये सब अब्बा का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मजबूर थी। फारिहा ने सारा दोष अपने बाप पर डाल दिया। ताया फुरकान हैरत से अपनी बेटी को देखने लगे। झूठ बोल रही है ये खुद चाहती थी कि हानिया रास्ते से हट जाए ताकि तुमसे शादी कर सके। बाप बेटी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और अहमद नफरत से उन्हें देख रहा था। बस करो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। हानिया ने मुझे वो सब बता दिया जो तुम लोगों ने उसे धमकियां दी थी। और किस्मत देखो तुम्हारी कि हानिया को वो पुराना फोन जो हादसे के वक्त उस बैग में था, उन बुजुर्गों ने संभाल कर रखा था। इसमें तुम्हारी वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी है।
फारिहा, जिनमें तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अहमद ने जेब से एक मेमोरी कार्ड निकालकर लहराया। ये झूठ है, लेकिन उसने फारिहा के बचे-कुचे होश उड़ा दिए थे। दरअसल अहमद ने हानिया की गवाही और बुजुर्गों के बयान को आधार बनाया था, मगर उस वक्त उन्हें तोड़ने के लिए काफी था। देखो अहमद, हम घर की बात घर में खत्म कर लेते हैं। संपत्ति ले लो सारी, मगर हमें जाने दो। पुलिस को मत बुलाना, हमारी इज्जत का सवाल है। ताया फुरकान गिड़गिड़ाने लगे। इज्जत? अहमद ने घृणा से हंसते हुए कहा। इज्जत का ख्याल आपको उस वक्त आना चाहिए था जब आपने अपने सगे भाई की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रहे थे, जब आप एक मासूम लड़की की जान के पीछे पड़े थे। आपने मेरी जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए, मेरी हानिया को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, और अब आप इज्जत की भीख मांग रहे हैं। इस दौरान बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। फारिहा के हाथ से बैग गिर गया। नहीं अहमद, प्लीज नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। फारिहा चीखने लगी। ये फैसला तो अब कानून करेगा। फारिहा, मैंने इंस्पेक्टर को तमाम सबूत प्रदान कर दिए हैं। हत्या के प्रयास और संपत्ति में धोखाधड़ी के केस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर ताया फुरकान को हथकड़ी लगाई। चौधरी फुरकान और फारिहा बीबी, आप दोनों गिरफ्तार हैं। हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं। जब पुलिस उन्हें घसीटते हुए नीचे लेकर जा रही थी, तो लाउंज में मौजूद सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। चौधरी साहब ने नफरत से मुंह फेर लिया। उन्हें दुख था कि उनका अपना खून इतना नीचे गिर गया था। फारिहा ने जाते जाते हानिया को देखा, जो अब अहमद की पनाह में खड़ी थी। हानिया की आंखों में बदला नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। फारिहा और ताया फुरकान को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। हवेली का माहौल एकदम साफ हो गया, जैसे बरसों की गंदगी धुल गई हो। अहमद ने दरवाजा बंद किया और वापस पलटा। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर सुकून भी था। उसने आकर हानिया के सामने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो हानिया, मेरे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं अपने ही घर के दुश्मनों को पहचान नहीं सका। अहमद की आवाज भर गई थी। हानिया ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अहमद, ये तकदीर का लिखा था जो हमें भुगतना था, लेकिन ऊपर वाले ने हमें फिर से मिला दिया। यही सबसे बड़ी हकीकत है। अहमद ने हानिया का हाथ थामकर चूम लिया। बुजुर्ग जोड़े ने मुस्कुराकर दुआ दी और बेगम जरीना ने सदका उतारा। हवेली जो कल तक मातम की जगह बनी हुई थी, आज वहां खुशियों की उम्मीद जाग उठी थी। बुराई का अंत हो चुका था और सच्चाई अपनी पूरी ताकत से जीत चुकी थी। लेकिन अभी एक आखिरी मंजिल बाकी थी, जहां हानिया को दुल्हन बनकर इस घर की रौनक बनना था और इन तमाम दुखों का बदला होना था जो उसने सहे थे। हवेली की रोशनियां आज अपने पूरे जोश पर थीं। हर दरवाजे पर, दीवार पर सजे फूलों की माला और सितारों की तरह जगमगा रहे थे। आज की रात गर्देजी खानदान के लिए सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं, बल्कि एक लंबे और दर्दनाक सफर के बाद आने वाली बहार का जश्न था। फारिहा और ताया फुरकान के जेल जाने के बाद हवेली की हवा से वो मनहूस साया हट चुका था, जिसने बरसों से खुशियों को कैद कर रखा था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और हर आंख में संतोष था कि आखिरकार हक जीत गया और मोहब्बत को अपना स्थान मिल गया। हानिया अपने कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी आईने में अपना अक्स को देख रही थी। लाल रंग का भारी दुल्हन का जोड़ा उसकी गोरी रंगत पर खिल रहा था और जेवरात की चमक उसके सौंदर्य को चार चांद लगा रही थी। मगर उसके चेहरे पर जो नूर था, वो इन जेवरात का मोहताज नहीं था, बल्कि वो सुकून था जो लंबे भटकने के बाद घर पहुंचने पर मिला था। बेगम जरीना कमरे में दाखिल हुई और हानिया को देखकर उनकी आंख भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर हानिया का माथा चूमा और भावुक आवाज में कहा, मेरी बच्ची, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे मैंने हमेशा सोचा था। ऊपर वाला तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे और बुरी नजर से बचाए। हानिया ने भावुक होकर अपने चची का हाथ थाम लिया और कहा, चची जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना मैं तो जिंदगी की उम्मीद ही हार चुकी थी। मुझे तो लगा था कि मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा, मगर ऊपर वाले ने मुझे दोबारा आपसे मिलवा दिया। बेगम जरीना ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ मेरी जान, आज तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है। और हाँ, नीचे अहमद बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि वो खुद ऊपर आ जाए, हमें नीचे चलना चाहिए। हानिया के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अहमद का वो दीवानापन याद आ गया जब उसे लेने उसके कच्चे मकान तक पहुंच गया था। वो जानती थी कि अहमद की मोहब्बत
उसके लिए एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ दुनिया का कोई गम उसे छू भी नहीं सकता। जब हानिया को लेकर वो नीचे हॉल में पहुंची तो मेहमानों की नजरें उस पर जम गईं। अहमद शेरवानी में आगे सजा स्टेज के करीब खड़ा था और उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपनी दुल्हन पर टिकी थीं। उसने आगे बढ़कर हानिया का हाथ थामा तो हानिया को महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। अहमद ने हानिया को स्टेज पर बिठाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरे 4 साल की तपस्या और इंतजार व्यर्थ नहीं गया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सपना हो जो आज हकीकत बनकर मेरे साथ है। हानिया ने पलकें झुका ली और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निकाह की रस्म तो वो बचपन में अदा कर चुके थे, मगर आज रुखसती के इस पल ने इस रिश्ते पर एक पक्की मोहर लगा दी। हानिया के मुंह बोले माता पिता भी वहां मौजूद थे और अहमद ने उन्हें वही सम्मान दिया जो सगे माता पिता को दिया जाता है। वो दोनों खुशी से निहाल थे कि उनकी फिजा को उसका असल हकदार मिल गया था। समारोह की संपत्ति पर जब रुखसती का वक्त आया तो भावुक दृश्य देखने को मिले। हानिया अपने मुंह बोले माँ बाप के गले लगकर रोई तो अहमद ने आगे बढ़कर उन बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और वादा किया कि वो हानिया को कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं देगा और वो जब चाहें यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये घर अब उनका भी है। हानिया को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। ये वही कमरा था जिसे अहमद ने 4 सालों से हानिया की यादों का संग्रहालय बना रखा था। हर चीज वही थी जहां हानिया छोड़कर गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज दरवाजे दीवार पर उदासी नहीं बल्कि फूलों की महक थी। हानिया बेड के बीच बैठी अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी जिसमें अहमद का नाम लिखा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और अहमद कमरे में दाखिल हुआ। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे में एक शांत खामोशी छा गई जो दो मोहब्बत करने वालों के बीच एक अनकही बातचीत की तरह थी। अहमद धीरे कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया और हानिया के सामने बैठ गया। उसने हानिया के चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट उठाया तो हानिया ने धीरे से अपने पलके उठाकर अपने पति को देखा। अहमद की आंखों में मोहब्बत का एक समंदर लहरा रहा था जिसमें हानिया को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। अहमद ने हानिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को चूमते हुए बहुत धीमे लहजे में कहा, मैंने एक दिन भी ये यकीन नहीं किया था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। मेरा दिल गवाही देता था कि मेरी हानिया जिंदा है। मेरी सांसें मुझे बताती थी कि तुम कहीं ना कहीं सांस दे रही हो। हानिया की आंखों से आंसुओं का एक कतरा टूटकर गिरा जिसे अहमद ने अपनी उंगली से साफ कर दिया। अहमद, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी। मैं बहुत मजबूर थी। मुझे लगा था कि अगर मैं वापस आई तो वो लोग मुझे मार देंगे और मैं आपको खो दूंगी। इस डर से मैंने आपसे दूरी रखी। हानिया की आवाज़ भर आई हुई थी। अहमद ने उसे कंधे से थामकर अपने करीब किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हानिया, तुमने जो कुछ भी सहा वो मेरी वजह से सहा, लेकिन लोग और डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि तुम सदमे में हो, तुम ट्रोमा में हो। वो कहते थे कि मुझे हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैं उनसे लड़ता था। मैं अपनी तकदीर से लड़ता था क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा था। ये कहते उसने हानिया को खुद के करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। इन दोनों की मोहब्बत हजारों परीक्षाओं देने के बाद आज पूरी हुई थी। कमरे की हवा में मोहब्बत और भावनाओं की खुशबू फैल गई थी। हानिया ने अपना सर अहमद के सीने पर रख दिया जहां उसे वो सुकून मिला जिसके लिए वो 4 साल से तरस रही थी। उसे लगा जैसे वो तूफान से निकलकर किनारे पर आ गई है। अहमद ने हानिया की पीठ पर अपने होठ रखते हुए उसे और समेट लिया और फुसफुसाया कि अब कोई हम दोनों का अलग नहीं कर सकता। हानिया, ना कोई इंसान और ना ही कोई साजिश, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैंने मौत को हराकर तुम्हें हासिल किया है। हानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो अपने प्रेमी अहमद गर्देजी के सामने थी, उसकी बीवी के रूप में। ये वो पल था जिसके लिए उसने कच्ची बस्ती के अंधेरों में रात जागकर गुजारी थी। अहमद, आप जानते हैं, जब मैं वहाँ अकेली होती थी तो मैं चांद को देखकर सोचती थी कि शायद यही चांद आप भी देख रहे होंगे और बस इसी ख्याल से मुझे जीने का हौसला मिलता था।
हानिया ने भावनाओं से भरी होकर कहा। अहमद ने उसका चेहरा अपने हाथ के प्यालों में भरा और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें चांद को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा चांद तो मेरे सामने है और मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे वो 4 साल जो तुमने गरीबी और तकलीफी में गुजारे हैं, मैं अपनी मोहब्बत से उनका बदला दूंगा। रात धीरे धीरे डल रही थी, लेकिन मोहब्बत करने वालों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने बिछड़े हुए पलों को समेट रहे थे और आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहे थे। उनके लिए ऊपर वाले का सबसे बड़ा इनाम थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और जिंदगी की खुशियां दामन में भरता रहा। अहमद और हानिया की मोहब्बत ने हवेली के दरवाजे दीवार को एक नई जिंदगी बख्श दी। वो पुरानी कड़वाहटें, वो साजिशें अब बीते समय का एक धुंधला सा हिस्सा बन चुकी थी। न तमाम घटनाएं, कोई 1 साल गुजर चुका था। हवेली का बड़ा लाउंज बच्चों के रोने की आवाज से गूंज रहा था। अहमद परेशानी के हाल में इधर उधर टहल रहा था, जबकि बेगम जरीना और चौधरी साहब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। अचानक नर्स कमरे से बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशखबरी थी। मुबारक हो चौधरी साहब, ऊपर वाले ने आपको 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है। ये सुनते ही अहमद शुक्र में गिर गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, जहां हानिया बेड पर लेटी थी और उसके दोनों तरफ फरिश्ते मौजूद थे। हानिया ने अहमद को देखा तो कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अहमद देखें, ऊपर वाले ने हमारी झोली भर दी, हानिया ने धीरे से कहा। तो अहमद ने आगे बढ़कर हानिया के माथे को चूमा और फिर अपने बच्चों की तरफ देखा, जो बिल्कुल अपने बाप का अक्स लग रहे थे। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है हानिया। ऊपर वाले ने हमें वो सब कुछ दे दिया जिसकी हमने इच्छा की थी। अहमद ने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया। अहमद ने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसकी नन्ही उंगलियों को छुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उसने पूरी कायनात को थाम लिया हो। इसी दौरान हानिया के मुंह बोले माता पिता भी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने नवासों को देखा तो उनकी खुशी देखते नहीं बनती थी। हानिया ने मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की चमक थी। अहमद ने हानिया का हाथ थामकर दबा दिया और आंखों ही आंखों में उसे बताया कि उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिंदगी का सफर जो एक कार हादसे और साजिश से बिखर गया था, वो एक खूबसूरत मोड़ पर आकर पूरा हो चुका था। मोहब्बत ने नफरत को हरा दिया था और यकीन ने निराशा को पराजित कर दिया था। हानिया ने अपने पति और बच्चों को देखते हुए सोचा कि वाकई ऊपर वाला धैर्य रखने वालों के साथ है। वो सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, चाहे हालात कितने ही प्रतिकूल क्यों ना हों। आज वो एक पूरी औरत, एक पूरी बीवी और एक पूरी माँ थी और उसकी दुनिया में मीर अहमद गर्देजी के मजबूत बाजों के घेरे में सुरक्षित थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।